डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये आपका पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने वो हर कुछ पढ़ा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हर टॉपिक को हमने सॉल्व किया, हर टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया, हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो को बना के आपके सामने पेश किया। अब हम लोग जो लास्ट वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो बना रहे हैं, ठीक है, मतलब क्विक रिकैप, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डर के रूप में एक अलग से आपको दे रहे हैं जो कि रिवीजन टॉपिक है एक्चुअली में, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों का, मतलब जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है और जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, दोनों का हम, ठीक है, समरी एक वीडियो में पेश कर रहे हैं। ये वीडियो आपको 45 से 50 मिनट का होगा, ठीक है। और इस वीडियो के थ्रू हम आपको पूरी की पूरी जेनेटिक्स में जो भी स्पेशल टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जिससे क्वेश्चन कभी न कभी आता है, वो सब टॉपिक को, वो सब पॉइंट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्विक रिवीजन टॉपिक है पूरी जेनेटिक्स का, ये भी आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। और मैं एक और वीडियो तैयार करूंगा जिसमें जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल का कलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का कलेक्शन होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो है इस ढंग का 2 वीडियो जेनेटिक्स में और आने वाला है। लेकिन ये होगा, ये जो वीडियो है वो ना तो सिर्फ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है, ना तो सिर्फ मेंडेलियन जेनेटिक्स का है, दोनों मिला के वीडियो है। इसमें आपको वो हर चीज मिलेगा जो वहां पे मिसिंग है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में आता है। ओके, चलिए हम देखते हैं। पहले तो ये देखिए, कहता है कि कंटेंट बिल्डर, यानी जो भी कंसेप्ट होगा ये कंटेंट बिल्डर हेडिंग के तहत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, कहता है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड देयर कंपैरिजन। आपने डीएनए के बारे में पूरा डिटेल स्टडी पढ़ा है। डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। डीएनए इज डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसने दिया, किसने प्रूफ किया, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ग्रिफिथ, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, हर्शियन चेस, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, इसमें भी आपने पढ़ा है, ठीक है। पहले एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी, फिर टेलर, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा है डीएनए के बारे में। तो अब ये जानिए फाइनली कि डीएनए, ठीक है, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हेलिक्स के आधार पे, हेलिक्स में नंबर ऑफ बेसिस के आधार पे, ठीक है, उसके टर्न के आधार पे, मतलब मोड ऑफ टर्न के आधार पे, एंगल कितना डिग्री बनाता है, ये सब के आधार पे, लेंथ के आधार पे। तो देखिए यहां पे आपको 4 कॉलम है। डीएनए टाइप्स, बेस पेयर पर टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है, इसको देखिए। इसे मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10, यहां से यहां तक एक टर्न होगा, यहां से यहां तक एक टर्न हो गया। ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक एक टर्न, इस टर्न में 10 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। डायग्राम में आपको 10 नहीं भी दिखा है, 10 आपको नहीं। नॉर्मल डीएनए, ठीक है, होता है 10। और ये जो नॉर्मल डीएनए है ना, नॉर्मल डीएनए, ठीक है, को हम लोग बोलते हैं बीडेड डीएनए। जो नॉर्मल डीएनए आप देखते हैं, जो वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार आप पढ़ते हैं, जिसमें एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं, जिसकी डायमीटर 20 एंगस्ट्रम है, जिसके एक टर्न की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रम है, उसको हम लोग बोलते हैं बीडेड डीएनए। बट बीडेड डीएनए यानी बी डीएनए के अलावा कौन कौन डीएनए होता है? तो कहता है ए डीएनए भी होता है, सी डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है। तो सबको थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली देख लें, ठीक है। तो कहता है देखिए यहाँ पे
डीएनए टाइप्स, ए डीएनए में कहता है 11 बेस पेयर, ठीक है, ए डीएनए में 11, ए का मतलब 1, यानी नॉर्मल डीएनए आपका कितना है, नॉर्मल डीएनए है कौन, तो कहता है नॉर्मल डीएनए है बी डीएनए, नॉर्मल डीएनए कौन है, बी डीएनए, तो बी डीएनए में 10 है, और ए डीएनए के बारे में पूछ रहा है, तो ए का मतलब 1, तो 10 में एक और जोड़ दीजिए 11, ठीक है, ये 11। तो राइट हैंडेड, देखिए सारे डीएनए राइट हैंडेड होते हैं जेड डीएनए को छोड़ के, यानी कि सिर्फ जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होते हैं, बाकी सारे होते हैं राइट हैंडेड। और यहाँ पे ए डीएनए में एक टर्म में कितना 11, बी डीएनए में तो 10 पढ़े ही, सी डीएनए में 9.33 याद रखिएगा। और जो जेड है, जेड, ठीक है, जेड में ये जेड कैसा लगता है 2 की तरह, यहाँ पे 1 लगा दीजिए, क्या बोलिए 12, यानी कि 12 बेस पेयर पर टर्म, याद हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। देखिए क्या है, नॉर्मल डीएनए एक टर्म में 10 बेस पेयर, नॉर्मल डीएनए एक टर्म में 10 बेस पेयर, ठीक है। तो बताइए ए डीएनए में ए मतलब 1, एक बढ़ा दीजिए 11 बेस पेयर, सी तीसरा नंबर पे आता है, एक और घटा दीजिए, तो एक घटाइएगा तो 10 से एक घटाइएगा तो 10 कितना हो जाएगा 9 होगा, सारे 9 कर लीजिए। और जो जेड डीएनए है उसमें एक और बढ़िए, 11 से 12 बढ़िए, मतलब 11 से एक और बढ़िए 12, ऐसे भी जेड का जो लेटर का होता है प्रेजेंटेशन 2 की तरह होता है, तो एक पे 2 लगा दीजिए, 12 हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए 11, 10, साढ़े 9, 12, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये आपको ऐसे करके दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखिए मान लीजिए किसको अगर आप भूल भी जाते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में, तो इसका एक याद रखिएगा सी बाज, यानी सी बाज को देखो, सी 9.33, तो एक एक पढ़ते चले जाइए, 10, 11, 12, सी बाज, यानी इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा सी बाज, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर, कोई दिक्कत? सी बाज, सी में आप कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है, सी बाज। रोटेशन में हमने क्या बोला, सारे के सारे राइट हैंडेड एक्सेप्ट कौन, तो आप कहिएगा एक्सेप्ट जेड डीएनए व्हिच इज लेफ्ट हैंडेड, यानी लेफ्ट हैंडेड डीएनए में एक ही आता है कौन, जेड वाला, इसलिए क्वेश्चन का चांस यहां पे ज्यादा है। क्लियर? अब आई लेंथ, नॉर्मल का कितना आपको बता दें 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, नॉर्मल का। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम अगर नैनोमीटर में अगर देखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अगर इसी को नैनोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, एक 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका देखिए ये में 2.56 एंगस्ट्रॉम, इसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये सी का 3.3 एंगस्ट्रॉम, इसका जेड का 3.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और लेंथ में इसका ये डायमीटर में, डायमीटर आप क्या बोलते हैं डीएनए का, नॉर्मल डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ पे है 23, यहाँ पे है 20 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 19 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 18.4 एंगस्ट्रॉम, याद रहेगा। और इसको अगर नैनोमीटर में बदलना होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 नैनोमीटर। तो कभी कभी आपको क्या होता है कि नैनोमीटर में, यानी कि आप याद करके गए एंगस्ट्रम में, आपको पूछ देगा नैनोमीटर में, आप 10 से भाग दे दिया कीजिए, यानी 20 एंगस्ट्रम मतलब 2 नैनोमीटर, 30 एंगस्ट्रम मतलब 3 नैनोमीटर, याद रखिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये चार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कहता है कि जैसे एक जीनोम का मतलब आप क्या समझते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। जैसे आपके बॉडी के अंदर 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है, 23 का एक, 23 का एक, इसका मतलब 2 जीनोम है। और एक जीनोम में आप में 30,000 जीन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन ए जीनोम इज नोन एज सी वैल्यू, यानी टोटल
देखिए यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, प्रेजेंट इन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डीएनए, यानी कि जीन का मतलब क्या, वही फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ डीएनए के संदर्भ में आपको बोलना है टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम, यानी कि एक जीनोम में 30,000 जीन, और 30,000 जीन को मिला के जितना डीएनए रिप्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सी वैल्यू। क्या बोलेंगे, सी वैल्यू। क्लियर है। अगला आइए, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम, ये तो यूनिट है और जानते हैं एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 10⁻12 ग्राम। 10 टू दी पावर -12 ग्राम को बोलते हैं एक पिकोग्राम। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज आर ऑफ 5 टाइप्स। आपको पूछ देगा ये क्वेश्चन, यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 5 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। ठीक है, 5 तरह का होता है। ठीक है, अब आइए, मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसका पॉलीमराइजेशन रेट सबसे हाईएस्ट होता है 2000 बेस पेयर, 2000 न्यूक्लियोटाइड यानी 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे मेन एंजाइम यही होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 नहीं होता, मेन एंजाइम। क्लियर है यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आइए, कहता है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट में रिकॉग्निशन सीक्वेंस 2 तरह से रिप्रेजेंट होता है, 2 बॉक्स के द्वारा, TAT, AAT। ठीक है, TAT, ठीक है, AAT यानी कि टाट, ये याद रखिएगा, 2 4 2 6, TAT, TA, AAT। और इसको बोलते हैं प्रेब्नो बॉक्स, पहले भी हम बता चुके हैं एक वीडियो में। ठीक है, जब tRNA पढ़ा रहे थे, प्रेब्नो बॉक्स। ठीक है, ये 10 बेस पेयर का होता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट के पास ये होता है। क्लियर है। यूकैरियोट में, ठीक है, जैसे वहां पे बोलते हैं TAT, AAT बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स, तो यूकैरियोट में बोलते हैं टाटा बॉक्स, TATA बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स। इसमें 7 बेस पेयर इसका लेंथ होता है। ठीक है, 7 बेस पेयर को अगर कंसीडर कीजिएगा तो लिखिएगा TAT, टाटा टैट, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और लास्ट वाला है टाटा आर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि अब आइए, ठीक है, कहता है उगल हाइपोथेसिस, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, अभी रुक जाइए, पहले ये बताना है। ठीक है, कहता है होम्योटिक जीन क्या होता है। ठीक है, कहता है ये होम्योटिक जीन जो होता है ना, होम्योटिक जीन ये जहां भी होगा, जैसे ड्रोसोफिला में या किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में, ये उसके नॉर्मल डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टडी इन ड्रोसोफिला, इसको ड्रोसोफिला में स्टडी किया गया था। ठीक है, कहता है बाय नो, ठीक है, मियोडोमेन प्रोटीन। कहता है इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। देखिए यहाँ पे प्रोटीन का नाम है मियोडोमेन प्रोटीन, MIODOMAIN, मियोडोमेन प्रोटीन। ठीक है, तो कहता है कि ये मतलब मियोडोमेन प्रोटीन के अमाउंट से, ठीक है, ये सारा कुछ डिसाइड करता है। मियोडोमेन प्रोटीन अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मियोडोमेन प्रोटीन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है कि ये इसमें जब होम्योटिक जीन में जब गड़बड़ी होती है तो मियोडोमिक प्रोटीन बनता ही नहीं है। फिर ओंकोजीन्स आप जानते हैं कैंसर कॉजिंग जीन है। क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन। ठीक है, कौन, ओंकोजीन। ये कैंसर कॉजिंग जीन, ओंकोजीन, ये 2 तरह का होता है मेनली। ठीक है, तो पहले तो ये जानिए, ट्यूमर फॉर्मिंग जीन इज नोन एज ओंकोजीन, मतलब ये दोनों में रहता है, होस्ट सेल में भी रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई लिविंग बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये लिविंग बॉडी है। ठीक है, ये लिविंग बॉडी, लिविंग सेल। ठीक है, यहां पे वायरस आया, ये वायरस है, तो इसमें भी ओंकोजीन होगा, इसमें भी ओंकोजीन होगा। जो इसमें होगा उसको बोलेंगे वी ओंकोजीन, और जो इसमें होगा उसको बोलेंगे सी ओंकोजीन।
ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन। और ये सेलुलर ऑन्कोजीन ये क्या होगा, ये है होस्ट सेल जिसमें जाएगा वायरस। तो होस्ट सेल के जीन को हम लोग बोलते हैं सी ऑन्कोजीन और वायरस सेल के जीन को हम लोग बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। ठीक है, तो देखिए इन वायरस इट इज नोन एज वी ऑन्कोजीन और इन होस्ट सेल इट इज नोन एज सी ऑन्कोजीन। और सी ऑन्कोजीन कहता है कि जब सी ऑन्कोजीन को हम लोग कहते हैं सी ऑन्कोजीन इनएक्टिव स्टेट में होता है, उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, ठीक है, इसमें जब म्यूटेशन होती है तो वो फंक्शनल ट्यूमर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को कैंसर होता है। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आइए कहता उबल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उबल हाइपोथेसिस यहां पर मैं लिख देता हूं उबल हाइपोथेसिस और बाकी सबको मैं रब करता हूं। ठीक है, उबल हाइपोथेसिस। अब देखिए मैं मिटा देता हूं। अब देखिए जंपिंग जीन का क्या कंसेप्ट है। वैसा जीन आप जानते हैं कि जीन के पोजीशन को, यानी कि जीन जहां पे सिचुएटेड होता है उसके पोजीशन को क्या बोलते हैं? तो कहता है जीन जहां पे सिचुएटेड होता है उसके पोजीशन को, यानी कि जीन जहां पे फिक्स होता है उसके पोजीशन को बोलते हैं लोकस। तो एक क्रोमोसोम पे जीन कैसे अरेंज होता है? लीनियरली अरेंज होता है। ठीक है, ये बात किसने बताया था? मॉर्गन साहब ने बताया था। इसको क्या बोलते हैं? जीन पार्टिकुलेट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू जीन पार्टिकुलेट थ्योरी ऑफ मॉर्गन, genes are linearly arranged on the chromosome. Hence, the distance between two genes is known as centimorgan in the respect of Morgan साहब। क्लियर है? बट जब जीन अपने पोजीशन पे फिक्स ना रहे, एक क्रोमोसोम के अंदर अपने पोजीशन को अदला बदली करता रहे, एक्सचेंज करता रहे, अनस्टेबल रहे, ठीक है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जंप करने लगे, और या एक क्रोमोसोम से उठ के दूसरे क्रोमोसोम में जाए, दूसरे क्रोमोसोम से उठ के इधर आ जाए, वैसे सारे जीन को हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन। क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। उसको बोलते हैं जंपिंग जीन। ठीक है, उसको बोलते हैं जंपिंग जीन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। और ये जंपिंग जीन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोम। ट्रांसपोजोम्स, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजोम्स। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपोजोम्स, या ट्रांसपोजोम्स बोलेंगे। उसका खोज कहां किया गया? मेज के प्लांट में। किसने किया? बारबारा मैक क्लिंटॉक। बारबारा मैक क्लिंटॉक। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। जंपिंग जीन को ही दूसरा नाम है ट्रांसपोजोम्स। इसको मेज के प्लांट में खोज किया गया। इसका खोज करने वाला साइंटिस्ट था बारबारा मैक क्लिंटॉक। ठीक है, जो अपना पोजीशन एक क्रोमोसोम के अंदर अपना पोजीशन चेंज करे या 2 क्रोमोसोम के बीच में करे। क्लियर है? ओवरलैपिंग जीन। ओवरलैपिंग जीन का मतलब होता है एक जीन का एक से ज्यादा वैल्यू, मतलब एक से ज्यादा, मतलब जीन एक ही है, ठीक है, बट वो फंक्शन में 2 जीन का फंक्शन कर रहा हो। कभी एक जीन का फंक्शन कर रहा हो, कभी दूसरे जीन के रूप में फंक्शन कर रहा हो, कभी एक जीन के रूप में कर रहा हो, कभी दूसरे। तो कहता है कि मैं मान लो अपने घर में हूं, कभी बगल वाले पड़ोसी के काम में इंटरफेयर कर रहा हूं, कभी इधर वाले पड़ोसी के काम में, तो हमें क्या बोलेगा? ये बड़ा ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग जीन का मतलब ये होता है। क्लियर है पॉइंट? तीसरा है ट्रांसजीनोसिस। ट्रांसजीनोसिस का मतलब, मान लीजिए एक बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज का जीन लेके किसी प्लांट में ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजीनोसिस। क्या बोलेंगे? ट्रांसजीनोसिस। इसी को आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में बोला जाता है ट्रांसजेनिक्स। तो ट्रांसजीनोसिस का मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम ए बैक्टीरियल सेल, ये सॉरी वायरल सेल, वायरल सेल, यानी वायरस सेल का जीन लेके, ठीक है, ट्रांसफर कर देना प्लांट सेल में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजीनोसिस। यानी बैक्टीरियोफाज, यानी यहां पे क्या बोलिएगा? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ, ठीक है, बैक्टीरियोफाज
बैक्टीरियो फाज 2 वायरस, फाज 2 वायरस। ठीक है। जेनेटिक मार्कर क्या है? ठीक है, ये टाइप का म्यूटेशन है। ठीक है, ये म्यूटेशन अगर हुआ तो इसका कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट होगा। फिनोटाइपिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, और ये उसको, ठीक है, हेल्प इन ट्रेसिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ड्यू टू विच phenotypic effect is causes। phenotypic effect is causes। ठीक है, और ये इफेक्ट जनरली यूजफुल होता है। उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मार्कर। यानी जेनेटिक मार्कर इज ए टाइप ऑफ म्यूटेंट कंडीशन ऑफ जीन ड्यू टू विच phenotypic effect, useful phenotypic effect is caused, and it is also used to tracing that type of chromosome। क्लियर है पॉइंट? और ये उबल हाइपोथेसिस जस्ट बताते हैं इस ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर। देखिए, आपको अभी जस्ट हमने क्या बताया था? जंपिंग जीन। ठीक है, जंपिंग जीन बता रहे हैं। उसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं जंपिंग जीन का मतलब ट्रांसपोजोन्स, जो भी जस्ट बताए थे, जिसका खोज किसने किया था? बारबारा मैकक्लिंटॉक। किस प्लांट में? मेज के प्लांट में। जंपिंग जीन किसको बोले थे? जंपिंग जीन बोले थे वैसे जीन को जो एक क्रोमोसोम के अंदर या दो क्रोमोसोम के बीच में अपना जगह चेंज करता हो। जैसे मान लीजिए कि दो गाड़ी, ठीक है, दो गाड़ी है। जैसे मान लो कि एक आपको इनोवा जा रही है, ठीक है, एक मारुति इर्टिगा जा रही है, दोनों 7 सीटर हैं। कुछ पैसेंजर क्या कर रहे हैं कि पहले तो वो आगे सीट से पीछे में जा रहे हैं इनोवा के अंदर ही, कुछ इर्टिगा के अंदर ही पीछे से आगे आ रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे हो रहे हैं जो कि इनोवा से उतर के इर्टिगा में जा रहे हैं, इर्टिगा से उतर के इनोवा में आ रहे हैं। यानी एक हो गया कि एक गाड़ी के अंदर ही सीट चेंज करना, और दूसरे कंडीशन में है कि दो गाड़ी के बीच सीट का चेंज करना। चाहे कुछ भी हो, दोनों में कोई कंडीशन हो, कहा जाता है कि अगर जीन अपना पोजीशन चेंज करता रहे, अपने पोजीशन पे कांस्टेंट ना रहे, लोकस पे कांस्टेंट ना रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। उसको बोलते हैं जंपिंग जीन। उसका खोज किया था बारबारा मैकक्लिंटॉक, मेज के प्लांट में। क्लियर है पॉइंट? यहीं पे मैं आपको बता दूं एक ट्रांसोसोम्स भी होता है। दैट ट्रांसोसोम्स ओनली फाउंड इन ओवेरियन फॉलिकल ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और वो वहां पे एग के सिंथेसिस में, यानी खास करके योग के फॉर्मेशन में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ योग इज नोन एज विटेलोजेनेसिस, और ये ट्रांसोसोम्स होता है, नॉट ट्रांसपोजोन्स होता है। ट्रांसोसोम्स इज द पॉलीमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ट्रांसोसोम्स इज द पॉलीमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है पॉइंट? ट्रांसोसोम्स पॉलीमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। क्लियर है? जबकि ट्रांसपोजोन्स जंपिंग जीन है। ठीक है, ट्रांसोसोम कहां पाया जाता है? तो मैं अलग से लिख दूं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन। ठीक है, और अभी हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसोसोम्स। ट्रांसोसोम्स। ठीक है, ये क्या है? पॉलीमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। कहां पाया जाता है? फाउंड इन, क्या बोलिएगा? ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल ऑफ, ओवेरियन फॉलिकल फाउंड इन, ऊपर लिख देता हूं, ओवेरियन फॉलिकल ऑफ बर्ड। ओवेरियन फॉलिकल ऑफ बर्ड्स। क्लियर? ओवेरियन फॉलिकल ऑफ बर्ड्स। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अब आइए कुछ और चीजें आइए। जैसे देखिए उबल हाइपोथेसिस, ये क्या है?
मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, पहले मैं छोटा छोटा टर्म को आपको पार कर लूँ, ठीक है। मैंने उसमें बताया था ओवल सिंथेसिस में बाद में बताऊंगा, तो उसके लिए जगह चाहिए, पहले मैं छोटे छोटे टर्म को निपटा लूँ। देखिए कंस्टिट्यूटिव जीन क्या है, जंपिंग जीन अभी आपने पढ़ा। कंस्टिट्यूटिव जीन्स क्या है, कहता है व्हिच आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन ए सेल बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली नीडेड, ठीक है, फॉर नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी। जैसे अगर आपके बॉडी के किसी भी सेल में सेलुलर रिस्पायरेशन ना हो, सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब ग्लाइकोलाइसिस ना हो, क्रेब्स साइकिल ना हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना हो, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ना हो, तो बताइए एटीपी बनेगा क्या? नहीं, एटीपी नहीं बनेगा तो क्या, ठीक है, वो मतलब 2200 से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी कहां से आएगा? यानी कि नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए दिन भर में जो एनर्जी चाहिए वो आपको कहां से मिलेगा? एटीपी ही तो देता है, तो एटीपी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो कहता है ये सब जीन, ये सब के लिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए, यानी बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन लाइक मेटाबॉलिज्म के लिए जो हमें चाहिए, ठीक है, जीन, उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव जीन, ठीक है, कंस्टिट्यूटिव जीन उसको बोलते हैं मतलब जो कभी स्विच ऑफ नहीं होता। ये नहीं कि स्विच ऑफ स्विच ऑन जो कभी बंद हो जाए कभी चालू हो जाए, ऐसा नहीं, जो हमेशा चलता रहे, कंटिन्यूअसली चलता रहे, कंटिन्यूअसली नीडेड हो वो मेटाबॉलिज्म, और उसको जो जीन कंट्रोल करता हो दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव जीन। और दूसरा देखिए नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, ये क्या होता है? या लग्जरी जीन, ठीक है। बताइए लग्जरी लाइफ क्या हमेशा आपके पास होती है? नहीं, कभी किसी होटल में गए, 5 स्टार होटल में हैं, ठहरे, रात भर ठहरे, वहां पे घूमे फिरे, ऐश किए, वो आपका लग्जरी लाइफ है। क्या घर में भी आप लग्जरी लाइफ? नो, घर में आपको अभी कोरोना काल में मेड नहीं आती होगी, आपको बर्तन भी धोना पड़ता होगा, ठीक है। या मान लो ऐसे भी घर का काम बिना मेड जरूरी नहीं है कि मेड हो तभी सारा काम हो, आप घर का हाथ बटा के सारा काम किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि लग्जरी लाइफ कभी कभी होती है, तो कहता है उसी तरह लग्जरी जीन कभी कभी होती है। कहता है कभी स्विच ऑन कभी स्विच ऑफ, कभी दुख कभी सुख, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप कभी डाउन, चलता रहता है लाइफ में, ठीक है। तो कहता है कि ये लग्जरी लाइफ की तरह लग्जरी जीन भी होते हैं। जैसे मान लो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म आपको हमने पढ़ा है, लैक ऑपेरोन कंसेप्ट। लैक ऑपेरोन कंसेप्ट में क्या देखते थे? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी लैक्टोज द मेटाबॉलिक पाथवे इज स्विच ऑफ, और इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज व्हिच एक्ट एज इंड्यूसर, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे इज स्विच ऑन। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ। फिर उसी तरह आपने पढ़ा टीआरपी ऑपेरोन मॉडल, तो टीआरपी ऑपेरोन मॉडल में भी क्या था? स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ था ना, ठीक है। तो ये दोनों तरह का जो हुआ, यानी कि जीन रेगुलेशन जहां पे होती है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कंस्टिट्यूटिव, ठीक है, जीन्स, यानी जो कभी स्विच ऑफ हो कभी स्विच ऑन हो, यानी कि जिसकी जरूरत कॉन्स्टेंटली सेल को नहीं पड़ता हो, जिसकी जरूरत सेल को हमेशा नहीं पड़ती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या हो गया, ठीक है, क्या बोलिएगा? लैक ऑपेरोन, ठीक है, ऑपेरोन, ठीक है। उसके बाद टीआरपी ऑपेरोन, ठीक है, जो हमेशा क्या होते रहता है, ठीक है, कभी स्विच ऑन और कभी स्विच ऑफ, ठीक है, नॉट कॉन्स्टेंटली नीडेड, नॉट कॉन्स्टेंटली नीडेड। बोलो क्लियर है पॉइंट? अब आ जाओ फिनोकॉपी, ठीक है। जिसे मान लीजिए कि एक बंदा है जो बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा है शुरू से, बचपन से, ठीक है, और एक बंदा है कि शुरू से वो हीरो की तरह नहीं लग रहा था, शुरू से स्मार्ट नहीं लग रहा था, अचानक से उसने किसी को देखा, कहीं से अप्रिसिएशन मिला, कोई उसको स्टिमुलेट किया, किसी ने उसको एकदम काउंसलिंग की, जस्ट 10 दिन के अंदर में उसके जैसा हीरो बन गया।
अब बताइए दोनों का फिनोकॉपी, दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया, सेम हो गया। बट वो बचपन से स्मार्ट है, बचपन से हीरो बना हुआ है, और ये किसी के समझाने से अचानक से बना है। तो अगर कोई देखिए जीनोटाइप अलग अलग है, एक जीनोटाइप का फिनोटाइप अलग है, बट दूसरे जीन में म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेंट जीन होने के कारण उसका फिनोटाइप कुछ ऐसा चेंज हो गया कि अब ए और बी दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया, सेम हो गया। यानी जीनोटाइप डिफरेंट था बट फिनोटाइप सेम हो गया, ठीक है। और एक का तो सेम इसलिए हो गया क्योंकि उसमें म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन इस कदर हुआ, म्यूटेशन इस तरह से हुआ कि वो दूसरे से फिनोटाइप में बिल्कुल मैच कर गया। इसको बोलते हैं फिनोकॉपी, यानी फिनोटाइप की कॉपी हो जाना, दैट इज कॉल्ड फिनोकॉपी। क्लियर है पॉइंट? तो ये फिनोकॉपी में क्या बोलिएगा, ए नॉर्मल फिनोटाइप, बी म्यूटेंट जीनोटाइप के बाद फिनोटाइप, यानी दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया, मैच हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब कहता है जीनोटाइप नॉट इक्वल बट फिनोटाइप क्या हो गया, इक्वल, दैट इज कॉल्ड फिनोकॉपी। बोलिए ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। चले आगे। अब देखिए कहता है लालजी सिंह साइंटिस्ट थे और वी.के. कश्यप, एक पढ़े होंगे आपने एस.आर. कश्यप, वो इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर थे। एस.आर. कश्यप इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं कुछ को, तो मैं आपको इसको मिटाता हूं, ठीक है, फिर जगह बनेगी। ये देखिए, ये हमने पढ़ा दिया है, ये लीजिए, ठीक है, ये भी हमने बता दिया है। देखिए ये मैं बता रहा था लालजी सिंह, ठीक है। तो लालजी सिंह, वी.के. कश्यप, और ये आपको एक यहां पे है, ठीक है, H.G. खुराना, ठीक है। कहां गए खुराना साहब, ये हरगोविंद खुराना, लालजी सिंह, वी.के. कश्यप, ये सब ऐसे नाम से भी आपको लग रहा और है भी सब इंडियन। तो ये लालजी सिंह और वी.के. कश्यप इंडिया में जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए, ठीक है, बहुत ज्यादा काम किए, ठीक है। कौन कौन, लालजी सिंह और वी.के. कश्यप, ठीक है। ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन थे, ठीक है, एलेक जेफरी, एलेक जेफरी, ठीक है, एलेक जेफरी, ठीक है। बट इंडियन लेवल पे कौन कौन थे, इंडिया के लेवल पे लालजी सिंह और वी.के. कश्यप। ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा। और जो एस.आर. कश्यप बता रहे थे ना, वो एस.आर. कश्यप जो थे, जो एस.आर. कश्यप थे, वो थे फादर ऑफ, ठीक है, एस.आर. कश्यप जो थे वो थे फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है। एस.आर. कश्यप कौन थे, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है। यहीं पे दो चीज और देख लीजिए, पी महेश्वरी, ठीक है, ये कौन थे भाई, तो कहते हैं फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। बिरबल साहनी कौन थे भाई, बिरबल साहनी, ये कौन थे, फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, पैलिएंटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन पैलिएंटोलॉजी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोगों को आप याद रखिएगा। फादर ऑफ आर मिश्रा, फादर ऑफ, ठीक है, इंडियन, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कहता है ये ए.के. शर्मा, फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, साइटोलॉजी। चलिए इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, कहता है इन विट्रो सिंथेसिस। इन विट्रो का मतलब आपको पता ही है, लैब में, और इन विवो का मतलब पता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकले, तो उसको बोलते हैं इन विवो। और अगर लैब में उसी मीडियम को प्रोवाइड करके अगर कुछ रिजल्ट आए,
उसको बोलते हैं इन विट्रो। आपने पढ़ा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह इन विट्रो सिंथेसिस, यानी लैब में अगर किसी चीज को बनाते हैं तो कहते हैं लैब में जीन को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो अपने इंडिया के ही थे। मिस्टर एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना, 2012 में उनकी डेथ हुई है। और मैं बता दूं, ठीक है, ये हरगोविंद खुराना, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ जीन वाज मेड बाय, ठीक है, टेम्पलेट, ये वाज मेड बाय एच.जी. खुराना, ये ऊपर का है, ठीक है, मेड बाय एच.जी. खुराना इन 1968, एबल टू लिंक 77 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऑफ ईस्ट, ठीक है, एलेनिन एमिनो एसिड। ईस्ट के अंदर टीआरएनए एलेनिन, देखिए टीआरएनए जिसको रीड करके लाएगा, मिथियोनिन को लाएगा टीआरएनए मिथियोनिन, जिसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं, टीआरएनए एलेनिन, टीआरएनए टायरोसिन। तो पहले इन्होंने क्या किया, 77 न्यूक्लियोटाइड को लैब में लिंक किया, यानी कि पहली बार उस लायक बने कि 77 न्यूक्लियोटाइड बेस को आपस में क्या किए, लिंक करके इन्होंने क्या बनाया, ईस्ट का टीआरएनए एलेनिन। और कुछ समय बाद इन्होंने 207 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को आपस में लिंक किया और बनाया इकोलाई टीआरएनए टायरोसिन। इकोलाई टीआरएनए टायरोसिन, वही मैंने लिख दिया आपको, एच.जी. खुराना 1968, एबल टू लिंक 77, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस टू कोड फॉर ईस्ट टीआरएनए एलेनिन। एंड 1976, ठीक है, 68 में उन्होंने किया, 8 साल बाद इन्होंने फिर किया, 76 में 207 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बेस पेयर टू कोड इकोलाई टीआरएनए टायरोसिन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। तो यहां तक आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए ये भी मैं मिटाता हूं, ठीक है, मिटा दो, ये भी आपको मैंने बता दिया। चलिए अब आइए, ठीक है, अब देखिए यहां पे, ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट और यहां पे अभी आपको बताए गए हैं, जीनोमिक्स। ये जो जीनोम जो पढ़े हैं, जीनोम का स्टडी क्या होता है, किसमें करते हैं, जीनोमिक्स में करते हैं। ये जीनोमिक्स टर्म वाज गिवन बाय थॉमस रोडेरिक, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, थॉमस रोडेरिक, ठीक है। और कहता है cDNA, यानी cDNA इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। और कहता है ए सिंथेटिक प्रोडक्ट, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है यानी आर्टिफिशियली है, डीएनए जनरेटेड फ्रॉम एमआरएनए बाय यूजिंग आरएनए टेम्पलेट। बस इसमें इतना ही याद रखना था और कुछ नहीं। अब आइए, ठीक है, अब देखिए उबल हाइपोथेसिस, इसके बारे में आप जानिए, ये उबल हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। देखिए एक पोजीशन, जिसे मान लो हमने अभी लिखा CCU, CCC, पहले CCC, UCAG। अब बताइए इसका मतलब भी प्रोलीन, इसका मतलब भी प्रोलीन, इसका मतलब भी प्रोलीन, इसका मतलब भी प्रोलीन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहां पे कुछ भी आप चेंज करेंगे प्रोलीन नहीं रहेगा, यहां पे कुछ भी चेंज करेंगे प्रोलीन नहीं रहेगा, बट यहां कुछ भी चेंज कर दीजिए प्रोलीन ही रहेगा। मतलब ये जो थर्ड, ये जो कोडोन है, ये कोडोन है, ये कैसा कोडोन है, ये ट्रिपलेट कोडोन है। और ट्रिपलेट कोडोन में, ट्रिपलेट कोडोन में, ठीक है, ये जो ट्रिपलेट कोडोन है, इसमें जो तीसरा बेस पेयर है, ये जो बेस का पोजीशन है, ये बेस का पोजीशन है, ये जो आप बेस का पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है, ये बेस का पोजीशन आप देख रहे हैं, तो कहते हैं ये जो बेस का पोजीशन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं उबल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उबल पोजीशन। उबल पोजीशन कहता है उबल पोजीशन पे, ठीक है, U को C से रिप्लेस कर दीजिए, C को A से रिप्लेस कर दीजिए, A को G से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। कहता है रिजल्ट वही रहेगा। ये देख लीजिए, CCU लिखते हैं तब भी प्रोलीन, CCC लिखते हैं तब भी प्रोलीन, CCA लिखते हैं तब भी प्रोलीन, CCG लिखते हैं तब भी प्रोलीन। लेकिन CUU लिखिएगा, एमिनो एसिड का नाम चेंज,
CUC लिखिएगा, एमिनो एसिड का नाम चेंज। CAA लिखिएगा, एमिनो एसिड का नाम चेंज। CGG लिखिएगा, एमिनो एसिड का नाम चेंज। बोलिए क्लियर है पॉइंट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उबल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? उबल हाइपोथेसिस। कहता है यानी कि अकॉर्डिंग टू उबल हाइपोथेसिस, in any genetic codon, triplet codon, the position of third base is known as Ubbel position, and this third base position or Ubbel position, if we can replace any base either by transition or by transversion, no any effect occurs on the name of amino acid. ठीक है? It is applied for especially those amino acid which have more than यानी कि which have 4 कोडोन और मोर देन 4 कोडोन। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अगर 2-3 भी है तब भी चलेगा, यानी कि उसमें चेंज कीजिएगा तो नहीं होगा नाम चेंज। ठीक है। ये क्या था? ये था आपका उबल हाइपोथेसिस। तो मैंने इस तरह से आपको क्या बताया अभी? इस तरह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट था उसका एक वीडियो मैंने प्रिपेयर करके आपको दिया। यानी कि ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमने जो पढ़ा है इतना वीडियो लेक्चर में, उसका ये एक तरह से, ठीक है, फिनिशिंग टच वाला वीडियो है। इस फिनिशिंग टच वाले वीडियो को भी आप भूलिएगा नहीं, इसको भी उसी ढंग से तैयार करना है जैसे आपने रेगुलर वीडियो को तैयार किया है। और मैं बता दूं, इसके ठीक पहले मैंने क्या किया है? जेनेटिक्स पार्ट 1 यानी कि इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, यानी मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे भी एक एक्स्ट्रा वीडियो तैयार किया। ठीक है। उसको तैयार जो किया वो मैंने क्या किया है? वो मैंने अपने आवाज में, यानी कि ऑडियो और उसके पेज को स्क्रॉल करके, ठीक है, बेस्ट मटेरियल के साथ उस मटेरियल को हम स्क्रॉल करते गए और मैं वो पढ़ता गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखने पड़ते बोर्ड पे, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यानी 40-45 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाने में हमने क्या किया? अपनी आवाज को वहां पे दिया और उसको स्क्रॉल करते हुए हम आगे बढ़े। तो वो एक वीडियो तैयार है। इसके पहले वो वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। तो आप उस वीडियो को और इस वीडियो को जेनेटिक्स के फिनिशिंग वीडियो के रूप में याद रखिएगा, और इन दोनों को पढ़ना आपको जेनेटिक्स का और मास्टर बना देगा। और आगे कभी जाके मौका मिलेगा तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जेनेटिक्स के ऊपर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। उस पे भी हम 2 वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो होगा मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस का न्यूमेरिकल, और एक वीडियो होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो, यानी कि न्यूमेरिकल वीडियो अलग से डालूंगा। उसका वेट कीजिए। वो जब नीट के एग्जाम बिल्कुल नजदीक आएंगे, इस साल वाला 13 सितंबर वाला, तो मैं उसको 15 अगस्त के बाद बनाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए भी आप वेट कीजिए, और तब तक अब हमारे अगले वीडियो को आप देखने के लिए तैयार रहिए। अगला चैप्टर जो हमारा शुरू हो रहा है, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप उसके वीडियो के लिए वेट कीजिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था, ये चैनल, ठीक है, आम स्टूडेंट का चैनल है। ये चैनल सिंपल स्टूडेंट से लेके, ठीक है, मतलब हाई लेवल के मेरिटोरियस स्टूडेंट का है। ये चैनल उन लोगों का भी है जिनके पास पैसे नहीं है। ये चैनल उन लोग के लिए भी है जो गरीबी में पढ़ते हैं, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, और जिनको, ठीक है, मतलब एक ब्रांड में पढ़ाने वाले टीचर की भी जरूरत है, जिनको एक सिंपल डाउन टू अर्थ टीचर की भी जरूरत है। तो मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल झेले हैं। ठीक है। एक जो सिंपलेस्ट कोचिंग होती है उसमें भी पढ़ाया, अपने वाले कोचिंग में पढ़ाया, कोटा में भी पढ़ाया, कैरियर पॉइंट का ब्रांच मैनेजर रह चुका हूँ, कैरियर पॉइंट में बायो फैकल्टी रह चुका हूँ लगातार 9-10 साल। ठीक है। फिर उसके बाद आकाश में भी पढ़ाया, बड़े बड़े कोचिंग फैकल्टी में आकाश में अभी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं जानता हूँ एक सिंपल स्टूडेंट से कि क्या दर्द होते हैं। कभी उनके पास पैसे नहीं होते हैं फी देने, कभी कुछ। तो जिनको मेरे से डायरेक्ट पढ़ने की फैसिलिटी नहीं है, जो आकाश जैसे हमारे क्लास को अटेंड नहीं कर सकते हैं, आकाश जैसे बड़े कोचिंग क्लास को, गुरुकुल में भी नहीं आ सकते, ठीक है, इधर राठ इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं पढ़ सकते, वो मेरे यूट्यूब चैनल को आप देखिए। ये चैनल आपके लिए मैंने बनाया है। ठीक है। एकदम बिल्कुल सिंपल से सिंपल स्टूडेंट के लिए और मेरिटोरियस से मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए वीडियो एक बहुत बड़ा रेंज लेके चलता है।
हम हर वीडियो में कुछ ट्रिक्स टेक्निक डालते हैं, वीडियो में बहुत मेहनत करते हैं। ये चैनल आपका है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको प्यार दीजिए और बच्चों से यानी अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, सबसे इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा और हौसला बढ़े और हम इसी तरह मेहनत करें। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जितने भी स्कूल हैं, कोचिंग हैं, ये बड़े बड़े जो भी हैं, हम लोग का क्लासरूम स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगा, तब भी ये वीडियो बनाना हमारा रुकेगा नहीं। हम जब तक सारे चैप्टर का वीडियो नहीं बना लेते हैं, फिर उसका रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये हमारा काम चलता रहेगा। ये जो चैनल है, इस पे आपको हर वीक नया वीडियो मिलेगा और हर दिन 2 वीडियो के हिसाब से मिलता रहेगा। हम जब ये पूरा वीडियो लेक्चर तैयार कर लेंगे इस चैनल पे, फिर आपको क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, फिर आपको, ठीक है, स्पेशल मतलब एकदम हिट क्वेश्चन मिलेगा जो कि एकदम श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के एकदम शॉर्टकट तरीके बनाने वाले वीडियो इस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और अपना प्यार बना के रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।